हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर अनुराधा कश्यप। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी जिस्ट जो हमने शुरू किया हुआ है उसके ऑलरेडी हमारे पास 2 लेक्चर जो हैं वो जा चुके हैं एंड आज हम एनसीईआरटी जिस्ट का 3rd लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें समझाऊंगी। अगर आपने स्क्रीन पे देखोगे सामने तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ें पढ़ा दी थी। हमारे साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। साइजेज इन एनसीईआरटी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई थी। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमने कंप्लीट किया था। पीएचडी किन किन साइंटिस्ट ने की हुई है ये सब कंप्लीट हुआ था। देन हमने नोबेल प्राइजेस की बात की थी। कुछ टर्म्स हैं आपकी बायोलॉजी में वो किन्होंने खोजी हैं उसके बारे में बात की गई थी। देन देयर आर सम यूनिट्स जिनकी बात आपने करनी है एंड देन देयर इज़ डाटा ऑफ एनसीईआरटी फॉर ह्यूमन के लिए क्या क्या डाटा है उसकी बात हमने की थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी डिफरेंट। ठीक है, शेप्स इन एनसीईआरटी बायोलॉजी यहाँ तक हम बात कर चुके थे। हमने थाइमस तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आपको नंबर 15 पटेला से शुरू करवाऊंगी। जो भी हमारा आगे का रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये लास्ट क्लास में हमने कवर कर ली थी और आज हम इससे आगे की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे अब हम आगे कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अगर आप ये चीज़ें कवर कर लेते हो तो आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो पढ़ना है दैट इज़ आर पटेला। पटेला के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो पटेला होता है ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ योर नी कैप। बेसिकली जो आपकी लेग्स की अगर हम बात करें तो जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं तो लेग्स के अंदर आपके पास कुछ पोर्शन आते हैं। जैसे कि आपकी जो थाई बोन होती है उसको हम बोलते हैं फीमर। फिर उसके बाद आती है आपके पास टिबिया एंड फिबुला। ये 3 तो आपको याद रखनी है जो आपकी लेग्स के अंदर आती ही हैं। तो फीमर और टिबिया एंड फिबुला, इन तीनों बोन में, यानी फीमर जो होती है दिस इज़ योर थाई बोन, और टिबिया एंड फिबुला जो होती है वो आपकी जो लोअर लेग होती है वहाँ का पोर्शन होता है। टिबिया एंड फिबुला उसके अंदर 2 बोन होते हैं। ठीक है, तो फीमर और टिबिया के बीच में एक आपको नी कैप मिलती है, नी कैप। इस नी कैप पे जो बोन होती है उसका नाम होता है पटेला, जिसको हम बोलते हैं पटेला। ठीक है, तो ये कैसी होती है, दिस इज़ योर कप शेप बोन होती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी, हमने बात की थी बेसिकली बोमेन कैप्सूल की। मैंने आपको बताया था कि जो बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन कैप्सूल आपके पास किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसके स्ट्रक्चर में, उसके नेफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलते हो कप शेप स्ट्रक्चर होती है। दिस इज़ द बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, जो कि किडनी की क्या है, किडनी की एक यूनिट है। ठीक है, तो दिस इज़ योर नेफ्रॉन रीजन, जिसमें हमने कहा था कि जो ऊपर का रीजन होता है दिस इज़ योर बोमेन कैप्सूल। ये हमारा है बोमेन कैप्सूल। कैसा है ये, बेसिकली दिस इज़ योर कप शेप होता है। ठीक है, डबल वॉल्ड होता है क्योंकि एक वॉल इसकी ये वाली है और एक वॉल इसकी ये वाली है। तो चलिए बताती हूँ आपको डबल वॉल कैसे होता है। ये वाली जो इसकी लेयर होती है, दिस लेयर इज़ नोन एज आउटर लेयर, और जो इसके अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। जो अंदर की होती है उसको हम बोलते हैं विज़रल लेयर, और जो बाहर की होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। तो जो विज़रल लेयर होती है, विज़रल लेयर के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, विज़रल लेयर के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द विज़रल लेयर, एंड इसके अंदर जो पोर प्रेजेंट होंगे उनमें सेल्स होती हैं, पोडोसाइट की सेल्स होती है विज़रल लेयर। ठीक है, तो ये विज़रल लेयर किस तरीके से इसमें सेल्स अरेंज होती हैं, इसमें सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं। ये देखिए, एक सेल हो गई, सपोज दिस इज़ 1 सेल जिसमें से प्रोसेसेस निकली हुई हैं। दिस इज़ 1 सेल। ठीक है, दिस इज़ 2nd सेल, देन दिस इज़ 3rd सेल, एंड इसी तरीके से पोडोसाइट होती है नीचे की तरफ। ये रही आपकी पोडोसाइट। दिस इज़ अनदर सेल। ठीक है, और दिस इज़ अनदर सेल। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये मिल रहे हैं आपको बेसिकली स्लिट मिल रही हैं। स्लिट कौन सी हैं, ये वाली, दिस इज़ अ स्लिट। ये रही एक स्लिट, ये रही एक स्लिट। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ये रही आपके पास स्लिट। ठीक है, ये एक पोडोसाइट है, एक सेल, ये दूसरी पोडोसाइट है, ये तीसरी पोडोसाइट है, ये 4th है, एंड ये 5th है। इस तरीके से ये एक दूसरे में इंटरडिजिटेट हो चुकी होती हैं कि इनके बीच में क्या बन जाती हैं, इनके बीच में स्लिट बन जाती हैं, और इन स्लिट को आपकी एनसीईआरटी लिखती है फिल्ट्रेशन स्लिट।
ये फिल्ट्रेशन स्लिट बेसिकली छलनी की तरह काम करती है। स्लिट ये छलनी की तरह काम करती है। पोडोसाइट में प्रोजेक्शन जो निकली है, ये वाली प्रोजेक्शन को आप पेडिसल बोल सकते हो। इन प्रोजेक्शन या प्रोसेसेस की वजह से बनती है फिल्ट्रेशन स्लिट। और इस फिल्ट्रेशन स्लिट से ही क्या होता है, बेसिकली आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो आपके ब्लड वेसल से आ रहा होता है, सपोज यहाँ पर आपकी एफरेंट आर्टीरियोल आएगी जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है, एंड देन दिस विल बी योर इफरेंट आर्टीरियोल। ये आपकी इफरेंट आर्टीरियोल बनेगी जिसका डायमीटर छोटा होता है, एंड इस एरिया में आपका बन जाता है ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है बेसिकली द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये बेसिकली जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये क्या है, दिस इज योर फिल्ट्रेशन स्लिट। पोर्स बनाती है, ये बनाती हैं, पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जो भी चीज़ें आएंगी वो इन पोर्स के थ्रू छन के आगे चली जाएंगी, जो आपका क्या बनाती हैं, फिल्ट्रेट बनाती हैं, जो आगे कहाँ पे जाता है, जो आगे जाता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोमेन कैप्सूल, जो कैसी होती है, डबल वॉल होती है और कप लाइक होती है। कप होता है बेसिकली, उसके अंदर आपको बहुत छोटी छोटी क्या मिल जाएंगी, कैपिलरीज मिल जाएंगी, जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो। ग्लोमेरुलस प्लस आपका बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर के बनती है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम हर्ट की बात करें तो हर्ट जो होता है वो मुट्ठी के साइज जितना होता है, क्लैंच्ड फिस्ट हम उसको बोलते हैं, मतलब बंद मुट्ठी को आप हर्ट का साइज मान सकते हो। ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व जो है, दिस इज़ द सिग्मोइडल इन शेप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, मैं वैसे इसको अलग से समझाऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व कुछ इस तरीके से होती है। जब मान लो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो एक हीमोग्लोबिन है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ पर ज़्यादा बाइंड करेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पर देर विल बी मोर बाइंडिंग ऑफ Hb विद O2, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि इस टाइम पर मेरा हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन, तो आर आंसर विल बी 100%। ठीक है, अगर यहाँ पर एक Hb के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़े हुए होते तो मैं बोल देती कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ सिंपली 75% सैचुरेटेड। अगर 2 होते तो मैं बोलती कि मेरा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है, एंड अगर एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता तो मैं कहती कि मेरा हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड है। तो ये तो तरीका हुआ कि सैचुरेशन कितना है, लेकिन इसने कहा कि ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व का क्या मतलब है। ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व का मतलब होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टूटना, और ऐसा कब होगा, जब आपके पास जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होके आ रहा है ऑक्सीजन के साथ। सपोज दिस इज द ब्लड, अगर हम कंसिडर करें कि ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, मतलब इट इज़ 100% सैचुरेटेड। बट यहाँ पर कोई टिश्यू की सेल है, दिस इज़ अ सेल ऑफ टिश्यू, राइट। ये क्या है, दिस इज़ अ टिश्यू सेल। तो होगा क्या, टिश्यू के पास क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूटना शुरू हो जाएगी, और वो कहाँ चली जाएगी, वो डिलीवर कर दी जाएगी टू द टिश्यू। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अलग हो रहा है, या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रही है। दिस इज़ नोन एज ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके पास कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसीलिए आपके पास ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है कि ऑक्सीजन का एसोसिएशन होना है हीमोग्लोबिन के साथ या ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना है हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पर एक कर्व आती है आपके सामने, मैं आपके लिए कर्व बनाती हूँ जिससे आप ना अच्छे से समझ पाओ कि ये कर्व किस तरीके की होती है। तो देखो कुछ इस तरीके से होती है, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये मेरे पास ऑक्सीजन के लिए कर्व मैंने बनाई है, और मैं बोल रही हूँ कि जो बेसिकली ऑक्सीजन की कर्व है इसमें मैं प्रेशर लेती हूँ। प्रेशर मान लेते हैं हम कि मेरे पास प्रेशर जो है, कलर लेट मी चूज फर्स्ट कलर, यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कितना होगा, ये होगा आपके पास, मान लीजिए हम 10 से शुरू करते हैं, या बेसिकली ठीक है 10, देन आपके पास आप मान सकते हो 20। इस तरीके से आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
ऐसे लेबल करते हुए मैंने इसको कहाँ तक लेबल कर लिया है, मैंने इसको अप्रॉक्सली 100 तक लेबल कर लिया है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर आप mmHg में 100 तक तो ले ही सकते हो, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या था, दिस इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑन एक्स एक्सिस। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन होने की 4 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो होगा 25%, या होगा 50%, या होगा 75%, और या फिर होगा आपके पास 100%। तो ये कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आती है वो कैसी होती है, दैट विल बी सिग्मोइडल कर्व। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो वो आपकी जाती है सिग्मोइडल, कुछ इस तरीके से वो जाएगी, दैट विल बी द सिग्मोइडल कंडीशन, ठीक है। और ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये वेरी करती है कि आप एल्वेलाई लेवल की बात कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो टिश्यू लेवल की। तो जब हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास 50% सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का वो कितने पर हो गया है, हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो 26 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब था तब मेरा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो चुका है, इसको मैं बोलती हूँ P50 वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे मैं और प्रेशर बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मेरा हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता जा रहा है, मतलब मेरे हीमोग्लोबिन के साथ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि हम एल्वियोलर लेवल पर हैं, तो जब हम एल्वियोलर लेवल पर हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पर 50% सैचुरेशन जो होगा वो 26 के कंपैरिजन में उससे बहुत ही पहले आ जाएगा। हो सकता है वो सैचुरेशन मेरे पास आ जाए 10 के ऊपर। तो इस कंडीशन में मेरी जो कर्व होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, और जो कर्व शिफ्ट होगी वो अगर आप नॉर्मल कर्व से देखोगे, जो नॉर्मल कर्व हमने बना रखी है उस नॉर्मल कर्व से वो शिफ्टिंग जो होगी मेरी वो होगी बेसिकली लेफ्ट की तरफ। दिस इज़ माय नॉर्मल कर्व एंड दिस इज़ माय शिफ्टेड कर्व जो किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। लेकिन जब मैं टिश्यू की तरफ जाती हूँ तो टिश्यू की तरफ जाते वक्त क्या होता है, यही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो 50% आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 50% को भरने के लिए अब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टिश्यू पे ऑक्सीजन कम होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कर्व की शिफ्टिंग होगी वो कहाँ की तरफ होगी, राइट साइड पे होगी। तो राइट शिफ्टिंग होती है तो वो टिश्यू साइड पे होती है, और जब लेफ़्ट शिफ्टिंग होती है, जब वो लेफ़्ट शिफ्टिंग होती है तो वो होती है एल्वियोलर साइड पर, ठीक है। राइट शिफ्ट को आप बोलते हो बोहर्स इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। दिस इज योर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व, ठीक है, डिसोशिएशन कर्व। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी समझाऊंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास हर्ट हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो गई जो कि सिग्मोइडल इन शेप होती है। देन हम बात करेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है दैट इज़ योर डोम शेप। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आप देखते हो डायाफ्राम वो किस तरीके से होता है। डायाफ्राम कुछ ऐसे होता है, आपके पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि आपके हेल्प करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। ये डायाफ्राम इस टाइम में कर्व शेप पर है, और जो आपके लंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक चैम्बर में अटैच है, एक चैम्बर बना हुआ है बेसिकली। तो जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स कुछ इस तरीके से इसके साथ हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, दिस इज़ अ कार्डियक नोच जो मैंने अभी बनाई है, ये मेरी कार्डियक नोच है। और जो मैंने ऑरेंज कलर का नीचे बनाया है ये क्या है, दिस इज़ माई डायाफ्राम, ठीक। और ये मीडियास्टाइनम स्पेस है, यहाँ पे आपका हर्ट प्रेजेंट होता है टिल्टेड फॉर्म में। तो बेसिकली ध्यान से देखोगे तो ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, एंड ये क्या है, आपका डायाफ्राम है। डायाफ्राम इस टाइम कर्वी शेप में है। अगर ये डायाफ्राम इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से डायाफ्राम है आपके पास, कर्वी शेप में है डायाफ्राम आपका, कर्वी शेप में है। एक लंग्स इस तरफ है, एक लंग इस तरफ है, तो जो वॉल्यूम है लंग्स के अंदर वो कम है। लेकिन सपोज कर लो ये आपके लंग्स के ही चैम्बर हैं और जो नीचे है ये डायाफ्राम है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो बीच में कितना स्पेस है, बहुत कम है।
क्यों? क्योंकि आपका डायाफ्राम कैसी कंडीशन में है, आपका डायाफ्राम इस टाइम पे फ्लैट नहीं है, ये कर्वी शेप में है, जिसकी वजह से जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लैट कर दूं तो आपके पास बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इंस्पिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ करने पे इंस्पिरेशन होता है। तो डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, डायाफ्राम हेल्प करता है आपके पास इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन के टाइम पे ये क्या हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। फ्लैट इसलिए हो जाता है ताकि वॉल्यूम को क्या कर सके, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सके, और प्रेशर को क्या कर सके, डिक्रीज़ कर सके। इसीलिए बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, अंदर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से अंदर क्या हो जाती है, हवा इनहेल हो जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। एक्सपायरेशन के टाइम पर ये फ्लैट से वापस कैसी कंडीशन में चला जाता है आपका डायाफ्राम, एक्सपायरेशन कंडीशन में ये वापस आपका कर्वी हो जाता है, मतलब वापस से ये डोम शेप हो जाता है। और डोम शेप होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर जो अंदर होगी वो सारी एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली डायाफ्राम जो हेल्प करता है आपके रेस्पिरेशन में। स्मूथ सेल की बात करते हैं। स्मूथ सेल जो होती हैं, ये रहा, स्मूथ सेल्स जो होती हैं ये हमारे पास हेल्प करती हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल, मतलब ये बेसिकली ऐसी सेल, ऐसी आपकी मसल्स होती हैं, मसल सेल होती हैं, मसल्स होती हैं जो आपके पास किस चीज़ को कंट्रोल करती है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को। सपोज आपके इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होनी है, वो मूवमेंट मेरे कंट्रोल के अंदर तो नहीं है डेफिनेटली, तो ठीक है, तो वो कंट्रोल करने के लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी, दैट विल बी योर स्मूथ मसल। तो अगर आप इनकी शेप देखोगे तो इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, फ्यूजीफॉर्म, मतलब कि ये ओके रेड इज़ नॉट विजिबल टू यू, मैं वाइट से बनाती हूँ। तो जो ये आपके पास आपकी स्मूथ मसल्स होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, यूरीन्यूक्लिएट होती हैं, और जो इनके एंड्स होते हैं दैट इज टैपरिंग एंड्स। ठीक है, इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, एंड ये किसको कंट्रोल करती हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन को, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। समझ में आया इतना? सीटे आपके पास अर्थवॉर्म में थे, ऐसे शेप के होते हैं, और सीटे आपको सॉरी अर्थवॉर्म नहीं, जो नीरिस होता है ना, पैरापोडिया, और सीटे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्विमिंग में, लोकोमोशन में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे शेप के होते हैं। इंटेस्टाइनल सीके की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल सीके भी कॉनिकल शेप के होते हैं। आपको इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि आपके पास डाइजेशन वाला चैप्टर अब नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ कि जो इंटेस्टाइनल सीके होते हैं बस आप नाम याद रख लीजिएगा, वो कैसे होते हैं, कॉनिकल इन शेप होते हैं। रूट हेयर की अगर हम बात करें तो वो थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब जो रूट के ऊपर प्लांट के रूट हेयर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, धागे जैसे होते हैं। रूट कैप जो होती है वो थिम्बल लाइक होती है। थिम्बल का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसी पॉइंटेड लाइक, ये होती है थिम्बल लाइक आपकी रूट कैप होती है, क्योंकि जब ये मिट्टी के अंदर जाती है तो बेसिकली इसके पीछे क्या होती है, रूट सेल्स होती हैं, दीज आर द रूट सेल्स, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या है, ये आपकी एक थिम्बल जैसी क्या लगी हुई है, रूट कैप लगी हुई है। तो जब ये धरती में अंदर जाती है तो ये बार बार टूटती रहती है और फिर नई रीजनरेट होती रहती है, तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है रूट के लिए। ठीक है, थिम्बल शेप बोलते हो आप इसको। उसके बाद टंग ऑफ फ्रॉग क्या होती है, फ्रॉग की अगर हम टंग की बात करें तो टंग ऑफ फ्रॉग होती है बाइलोब्ड, मतलब कुछ इस तरीके से फ्रंट से बाइलोब्ड होती है। इसीलिए जो फ्रॉग है बेसिकली वो उसकी लोब फ्रंट से क्या होती है, बाइलोब होती है। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव सेल की जो न्यूक्लियस है बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल की अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेटिव सेल किसके अंदर होता है, पोलन ग्रेन की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था पोलन ग्रेन इज़ अ मेल गैमेटोफाइट, दिस इज़ नॉट अ मेल गैमेट। जब हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो ये मेल गैमेट नहीं होता, दिस इज़ योर मेल गैमेटोफाइट। एंड इसके अंदर आपके पास 2 सेल्स बनती हैं, ये 2 सेल स्टेज में शेड होता है या फिर 3 सेल स्टेज में शेड होता है पोलन ग्रेन। तो एक सेल होती है जो बड़ी सेल होती है, दैट इज़ योर वेजिटेटिव सेल, और एक होती है आपके पास छोटी सेल जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बाद में माइटोसिस करके क्या बना देती है, 2 सेल्स बना देती है, इसको हम बोलते हैं 2, इसके अंदर इसको बेसिकली इसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं मेल गैमेट, या इस सेल्स को हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, तो दिस इज द जनरेटिव सेल जो कैसी है, स्मॉल इन साइज है, जो बाद में माइटोसिस करेगी और 2 पोलन गैमेट्स बनाएगी। और जो बड़ी सेल होती है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव
इसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। एंड वेजिटेटिव सेल की अगर न्यूक्लियस की बात करो तो ये राउंड दिखाई दे रहा है, और जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा स्पिंडल शेप में आपको दिखाई देता है। स्पिंडल शेप का मतलब है कुछ इस तरीके से, गिव मी 1 सेकंड मैं बताती हूँ आपको। स्पिंडल शेप का मतलब होता है आपके पास कुछ ऐसा, देखो, यानी कि टेपरिंग होता है दोनों साइड से और इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल किसकी सेल होती है? पोलन ग्रेन की सेल होती है। पोलन ग्रेन, बेसिकली पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, और उसके अंदर जो आपको मिल रहा है जनरेटिव सेल, दिस इज योर पोलन ग्रेन की स्पिंडल शेप। इसका क्या होता है? सेल जो होती है स्पिंडल शेप होती है, और इसका न्यूक्लियस भी कुछ स्पिंडल शेप ही रहता है। ओमेटिडिया ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर ओमेटिडिया क्या है? ओमेटिडिया बेसिकली आपके पास आई के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड ये मोज़ेक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉकरोच के अंदर 2000 ओमेटिडिया जो होती हैं वो मिलाती हैं और एक कंपाउंड आई बनाती हैं। बाय 2000 ओमेटिडिया, मैंने जो आपका कॉकरोच का लेक्चर बता रखा है अपने चैनल पे, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा कॉकरोच एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी समझाई हुई है। 2000 ओमेटिडिया जो हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आई की स्ट्रक्चर बनाते हैं, आई, ठीक है। और ये कैसा विजन देती है आपको? दिस विल गिव्स यू मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन, क्लियर? मोज़ेक विजन देती है। उसके बाद एंथर की बात करें तो एंथर जो होते हैं वो 4 साइडेड होते हैं, टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको विजिबल होगा। एंथर जो होते हैं वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक। और एंथर के साथ क्या जुड़ा होता है? एंथर के साथ फिलामेंट जुड़ा होता है, और जिससे जाकर के क्या बनते हैं? पूरे को मिलाकर के, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इसको मिलाकर के हम बोलते हैं स्टेमन। तो ये है आपका एंथर जो टेट्रास्पोरेंजियम है, मतलब एक स्पोरेंजियम ये रहा, एक यहाँ पर है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर होती हैं, जैसे एपिडर्मिस हो गई सबसे बाहर की, फिर एंडोथीशियम हो गई, फिर आपकी मिडल लेयर्स हो गई, देन टैपिटम हो गई, और फिर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि आपके पास 4 क्या हैं? बेसिकली 4 आपको स्पोरेंजिया मिल रहे हैं, और इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है? मेगास्पोर मदर सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और ये वो स्ट्रक्चर होती है सेंटर में जहाँ से क्या अटैच होता है? जहाँ से आपका ये फिलामेंट अटैच होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कनेक्टिव। दिस इज द कनेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका अटैच है, ये है एंथर। जो क्या है? एंथर है आपके पास, जिसमें क्या है? अंदर स्पोरेंजियम बने हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिला करके क्या बनता है? स्टेमन बनता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो साइड की लाइन, इसको आप बोलते हो लाइन ऑफ डाइसेंस। यहाँ से आपके एंथर फट जाते हैं, लाइन ऑफ डाइसेंस, और सारे के सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास एंथर की, 4 साइडेड टेट्रागोनल होती है। कॉटिलिडन की बात करें तो मेज और ग्रास में शील्ड शेप रहती है। मेज और ग्रास में शील्ड शेप कैसे रहती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है? जो मेज है, मेज क्या है? कॉटिलिडन मेज क्या है और ग्रास क्या है? बोथ आर मोनोकॉटिलिडन। यानी इन दोनों में क्या होता है? मेज और ग्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो मेज और ग्रेन में ये दोनों ही मोनोकोट हैं, यानी एक सिंगल कॉटिलिडन है, मोनोकोट, ठीक। और इनकी शेप की अगर आप बात करोगे तो एनसीईआरटी में मोर्फो वाले चैप्टर में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दी गई है, ध्यान से देखना। तो उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दी गई है, ठीक है। सॉरी, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी आपके जो मोर्फो वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो यहाँ पर एक रिड्यूस्ड एपिब्लास्ट मिलेगा, ये पूरी आपको ऊपर मिलेगा एंडोस्पर्म और नीचे आपको मिलेगा कॉटिलिडन। एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन में डिफरेंस ये रहेगा कि एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल होगा और कॉटिलिडन वो होगा जहाँ से आपको रेडिकल और क्या मिलने वाले हैं? प्लीम्यूल और रेडिकल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे क्या था? मोनोकोट के अंदर ही आपको क्या मिलती है? मोनोकोट के अंदर आपको कॉटिलिडन, मेज और ग्रास एक मोनोकोट है। कॉटिलिडन जो होता है बेसिकली उसमें एंडोस्पर्म आपको मिल रहा है, कॉटिलिडन से मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ही कॉटिलिडन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोकोट। और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे एल्यूरोन लेयर हो गई, मोर्फो वाले चैप्टर में दिया गया है आपको, एपिब्लास्ट हो गया जो इसका रिड्यूस्ड कॉटिलिडन है। उसके अलावा यहाँ पे प्लीम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, रूट कैप हो गई, कोलियोराइजा और हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो जब आप इसकी
स्ट्रक्चर देखोगे दैट विल बी द शील्ड शेप। वो कैसी होती है? शील्ड शेप होती है। तो आपको ये याद रखना है। आर्कीगोनियम और ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं आपके पास एल्गी के बाद आते हैं जो ब्रायोफाइट्स, जिनको हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो फीमेल पार्ट होता है, जब आप उसकी आर्कीगोनिया की बात करते हो तो उसकी आर्कीगोनिया कैसी होती है? फ्लास्क शेप होती है। ठीक है। गिल्स ऑफ मोलस्का कैसे होते हैं? फेदर लाइक होते हैं। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है मोलस्का के गिल्स की। और इसको हम और क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं टीनिडिया। टीनिडिया बेसिकली क्या होते हैं? गिल्स ऑफ फेदर होते हैं, जो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ये आपके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। टीनिडिया स्ट्रक्चर कैसी होती है? फेदर लाइक। रेडुला ऑफ मोलस्का क्या होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। एनसीईआरटी में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। रेडुला ऑफ मोलस्का क्या होता है? फाइल लाइक होता है, यानी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पेजेस की तरह होती हैं ये, और ये माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी ग्रास्पिंग बेसिकली कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फूड को। तो रेडुला ऑफ मोलस्का क्या है? फाइल लाइक ऑर्गन होता है। काइजमेटा क्या होता है? काइजमेटा मियोसिस के अंदर आता है। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मियोसिस के अंदर आप 1 से 4 सेल बनाते हो। जब आप 1 से 4 सेल बनाते हो मियोसिस के अंदर, कैसे बनती हैं? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से बनती हैं। तो मियोसिस 1 में आपके पास जो सेल होगी, सपोज एक सेल है मियोसिस 1 में जिसका नंबर क्या है? 2n है, 46 है। हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। सपोज लेट अस कंसिडर ह्यूमन की सेल है 46। जब ये मियोसिस 1 में डिवाइड होगी 2 सेल्स के अंदर, तो इनके अंदर जो नंबर होगा न्यूक्लियस का या जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्या होगा? एंड n। इसका मतलब 23 एंड 23, ये हो गई मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस 2 होगी यानी फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 सेल्स बन करके आएंगी। दिस विल बी द 4 आपके पास क्या होंगी? सेल्स होंगी। और इनमें सब में क्या होगा? 23 ही रहेगा आपका क्रोमोसोम का नंबर। तो जब क्रोमोसोम का नंबर 23 ही रहने वाला है हर बार, इसका मतलब यहाँ पर ये सारे नंबर क्या है? n। इसका मतलब यहाँ पे जो मियोसिस 2 होगी वो कैसी होगी? लाइक ऑफ माइटोसिस। इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो इन्होंने कहा कि मियोसिस में एक स्ट्रक्चर आती है काइजमेटा। कब बनती है? मियोसिस में या माइटोसिस में हमेशा 4 चीज़ें होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन जो मियोसिस 1 होती है उसकी प्रोफेज फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है। तो जो हमारे पास डिप्लोटीन में हमारा क्या होता है? पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होता है। एंड पेकाइटिन के बाद जो डिप्लोटीन स्टेज आती है उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे एक्स जैसी, मतलब थोड़ा और स्ट्रक्चर बनती है। तो एक स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस क्रोमोसोम में आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब ये आपके पास एक्स जैसी स्ट्रक्चर कुछ बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज काइजमेटा, जो कम्प्लीटली विजिबल होता है डिप्लोटीन स्टेज में, काइजमेटा। ठीक है। एक्स जैसी शेप जो बन के आती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मियोसिस। सेल साइकिल चैप्टर के अंदर ये दिया गया है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है? दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं? आपके स्पर्म फॉर्म होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस रन होती है। टेस्टिस कैसी होती है? स्ट्रक्चर में ओवल इन शेप होती है टेस्टिस। ठीक है। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस आपके पास जैसे सपोज दिस इज योर, ओके गिव मी 1 मिनट। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो मैं बात कर रही हूँ किसकी? मैं बात कर रही हूँ आपके पास यूट्रस की। ओके। तो यूट्रस में क्या होता है? नॉर्मली यूट्रस में आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। देखिए, ये फिम्ब्रिया लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ये आपकी फैलोपियन डक्ट होती है। ठीक। यहाँ पे आपके पास ओवरी प्रेजेंट होती है, जहाँ से सेकेंडरी oocyte बनता है और वो कैच होता है। और जो आपके पास आगे जाकर के ओविडक्ट है, जो पेयर्ड आपकी स्ट्रक्चर होती है इनफंडिबुलम की, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आपका यूट्रस आता है। तो जो ये यूट्रस आता है, दिस इज़ पियर शेप, दिस इज़ पियर शेप। ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उल्टी नाशपाती की तरह ये दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं
inverted pear shape. This is your what? This is your uterus, inverted pear shape. Fimbria and clitoris. Fimbria क्या है? This is a fimbria, finger like projection infundibulum area पे होती हैं, जो इनको हम बोलते हैं finger like projection होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दी गई है. एंड ये जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस बेसिकली क्या होता है? लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा, दो क्या होते हैं फीमेल के वल्वा के अंदर. जब हम बात करते हैं फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर आप बात करोगे लेबिया मेजोरा की. लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो आउटर फोल्ड्स होते हैं, और उनके अंदर होते हैं इनर फोल्ड्स, जो क्या होते हैं? इनर फोल्ड्स. इनको आप बोलते हो लेबिया माइनोरा. एंड जो आपकी लेबिया माइनोरा की टिप होती है उसको बोला जाता है क्लाइटोरिस, जहाँ पर सेंसरी नर्व्स होती हैं जिनको रब करने पे प्लेजर की फीलिंग होती है. दिस इज़ द क्लाइटोरिस. एंड ये भी कैसी स्ट्रक्चर होती है? इट इज़ ऑल्सो अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक. उसके बाद आती है वासा रेक्टा एंड हायोइड बोन. हायोइड बोन के बारे में आपको एक बात बताती हूँ. हायोइड बोन वो बोन है जो कि अकेली ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है. ये बात याद रखिएगा. हायोइड बोन एक सिंगल ऐसी बोन है. हायोइड बोन एक सिंगल ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है. नो अटैचमेंट विद एनी बोन. और इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है यू शेप. ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है तो मैं थोड़ा अलग लिख के बताती हूँ आपको. हायोइड बोन क्या है? हायोइड बोन देखिए, हायोइड बोन के बारे में लिख लीजिए कहीं पे. हायोइड बोन को स्कल में इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी में स्केलेटन वाले चैप्टर में. हायोइड बोन सिंगल यू शेप बोन होती है. सिंगल यू शेप बोन. ये ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है. ठीक, ये ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है. उसके अलावा वासा रेक्टा क्या होती है? जब आपको याद हो मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी, तो नेफ्रॉन में मैंने लूप ऑफ हेनले की बात की थी, है ना. तो लूप ऑफ हेनले जो होता है, सपोज दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, मैं सिर्फ लूप ऑफ हेनले बना रही हूँ. तो जो लूप ऑफ हेनले है उसके सराउंड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो नॉर्मली जब पीसीटी के ऊपर होती हैं तब उनको पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोला जाता है. लेकिन जब वो सराउंड कर लेती हैं लूप ऑफ हेनले को बहुत डेंस तरीके से, तो हम इनको बोलना शुरू कर देते हैं वासा रेक्टा. एंड ड्यू टू दिस वासा रेक्टा सिस्टम क्या रन होता है? ड्यू टू दिस वासा रेक्टा आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट में चीज़ बॉडी से बाहर नहीं जा पाती. तो द डेंस नेटवर्क ऑफ पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज इज नोन एज वासा रेक्टा, जो किसके सराउंड में होती है? सराउंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, किसका पार्ट होती है? नेफ्रॉन का पार्ट होती है. ड्यूडेनम की अगर हम बात करें, ड्यूडेनम कहाँ पर है बच्चों? बेसिकली ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात याद रखनी है, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बार बताया था कि ये होता है आपका लीवर. ठीक है, लीवर कैसा है? बाइलोब होता है. लीवर से एक स्ट्रक्चर, एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं, राइट साइड से आती है तो राइट हेपैटिक डक्ट, लेफ्ट साइड से आती है तो बोलोगे लेफ्ट हेपैटिक डक्ट. इसके अलावा इसके पास एक गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. तो राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट जो होती है वो गॉल ब्लैडर में आकर के मिल जाती है. कॉमन हिपैटिक डक्ट बनी. दिस इज राइट हिपैटिक लो डक्ट. दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट. दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. दोनों मिल गई तो बना कॉमन हिपैटिक डक्ट. एंड उसके बाद जब ये सिस्टिक डक्ट भी मिल गई इसके अंदर, तो ये आगे जाकर के बन गई कॉमन बाइल डक्ट. एंड ये कॉमन बाइल डक्ट आपके पास ओपन होती है पैनक्रियाज में. ठीक है, तो दिस इज द पैनक्रियाज. ये आपका क्या है? पैनक्रियाज है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो पैनक्रियास. एंड जो पैनक्रियास है उसकी डक्ट को हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट. अब इन तीनों से मिलकर के जो डक्ट आएगी उसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, और वो थोड़ी सी ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है और ड्यूडेनम उस एरिया से फूल जाती है. इसको हम बोलते हैं एम्पुला. तो बेसिकली यहाँ पर एक स्फिंचर भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंचर ऑफ ओडाई. ठीक है, स्फिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं हम इसको. और उसके बाद फाइनली ये ओपन होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट में जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं. सबसे ऊपर का पार्ट होता है ड्यूडेनम, देन होता है जिजेनम, देन होता है इलियम. इलियम जो होता है दैट इज द पार्ट विच इज हाईली कोइल्ड, दैट इज योर इलियम. ठीक,
उसके बाद है वर्लिस्टिक पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है, सिग्मोइडल इन शेप होती है। अब ये इकोलॉजी के अंदर आपके पास दिया गया है, वहाँ पर एक ग्रोथ कर्व समझाई गई है बच्चों, उस ग्रोथ कर्व का नाम है वर्लिस्टिक पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। उसमें क्या चीज़ समझाई गई थी, उसमें ये चीज़ समझाई गई है, गिव मी वन सेक, उसमें ये चीज़ समझाई गई थी आपको, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके पास उसके अंदर दिया गया है कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होती है तो वो ग्राफ जो बनता है दैट इज़ नोन एज वर्लिस्टिक पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। कुछ इस तरीके की कर्व दिखाई गई है कि जब शुरू में आप अडाप्ट होते हो किसी एनवायरनमेंट में तो आपकी ग्रोथ कम होती है, लेकिन जैसे ही आप अडाप्ट हो जाते हो वहाँ पे ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड देन देयर इज़ अ वन टाइम जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कम होने लग जाती हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, दैट इज़ योर स्टेशनरी फेज। एंड फाइनली देर इज़ वन फेज़ विच इज़ नोन एज अ डिक्लाइन फेज़। तो इस तरीके से आपकी फ़ेज़ आती हैं और यही आपकी रियलिस्टिक फेज़ ग्रोथ कर्व होती है, जिसको हम बोलते हैं पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो शेप में कैसी होती है, सिग्मोइडल इन शेप होती है। लेकिन जब आप जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व की बात करोगे, जैसे मच्छर की अगर हम बात लें तो मच्छर में एक पर्टिकुलर सीजन आता है जिस टाइम पर उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है एंड देन सडनली उनकी सबकी डेथ हो जाती है। तो वो जो ग्रोथ कर्व होता है वो ग्रोथ कर्व कैसा होता है, दैट इज़ योर बेसिकली जे शेप ग्रोथ कर्व, कुछ इस तरीके से होता है। ओके सॉरी, दिस इज़ योर ग्रोथ कर्व, ठीक है। एक सेकंड दो मुझे, मैं खींचती हूँ। तो हमने जो बेसिकली बात करनी है वो यही है कि जो आपके पास ग्रोथ कर्व आएगी, कौन सी ग्रोथ कर्व आएगी, जो मैं बता रही हूँ मच्छर वाली जिसकी बात मैंने की, तो वो कुछ इस तरीके की आती है कि वो सीज़न में एकदम से ग्रो करते हैं देन उनकी एकदम से डेथ हो जाती है। ये है आपकी जे शेप ग्रोथ कर्व, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व, ठीक। फीमेल के कॉकरोच के अंदर याद रखना 7th स्टर्नम इस बोट शेप होती है, जो इसका क्या बनाते हैं, जेनाइटेलिया बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। वो बनता है 7th 8th और 9th स्टर्नम से मिलकर के बनता है। एंड जो उसमें 7th स्टर्नम होता है, जो लोअर पोर्शन वेंट्रल साइड होती है, स्टर्नम डोर्सल को टर्गा बोलते हो, वेंट्रल को स्टर्ना बोलते हो। तो जो उसका वेंट्रल पोर्शन होता है स्टर्ना, वो उसमें जो 7th आपका सेगमेंट होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और उससे आपकी बनती है फीमेल कॉकरोच में 7th स्टर्नम कैसा बन जाता है, वो बोट शेप बन जाता है, ठीक। एंटीने एंड एनल स्टाइल ऑफ कॉकरोच इज बेसिकली थ्रेड लाइक। एंटीने हो गए, एनल स्टाइल हो गए कॉकरोच में। एनल स्टाइल सिर्फ फीमेल के पास, सॉरी एनल स्टाइल सिर्फ मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। एनल स्टाइल के बारे में याद रखना, ये सिर्फ मेल के पास होते हैं, कपलेशन मेल कॉकरोच के अंदर होते हैं फॉर कपलेशन, फीमेल के पास ये नहीं होते। तो जो आपका एनल स्टाइल है वो स्ट्रक्चर में कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है। हेड ऑफ कॉकरोच की बात कर लो, स्कैपुला की बात कर लो, साइनस विनोसिस ऑफ फ्रॉग की बात कर लो, दीज आर द ट्रायंगुलर इन शेप। देखो हेड ऑफ कॉकरोच तो समझ आता है, हाइपोग्नेथस इन स्ट्रक्चर होती है। सपोज अगर दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच एंड ये उसका बॉडी एक्सिस है, तो उसका जो माउथ होता है वो बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इस तरीके के माउथ को हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस, क्लियर। और हेड की बात करें तो जो हेड है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। हेड जो होता है इसका वो ट्रायंगुलर शेप का होता है कॉकरोच का। फिर इन्होंने कहा स्कैपुला, स्कैपुला क्या होती है, दिस इज योर शोल्डर बोन, जो पीछे आपकी बोन आप देखते हो ना जिम वगैरह में, जो आप देखते हो ट्रायंगुलर शेप की बोन पीछे की तरफ से आती है, दैट इज योर स्कैपुला। एंड साइनस विनोसिस जो होता है वो एक एक्स्ट्रा हर्ट के अंदर, एक्स्ट्रा फ्रॉग के अंदर एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है हर्ट के लिए, साइनस विनोसिस हम उसको बोलते हैं, और वो भी शेप में कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रायंगुलर इन शेप। माइक्रोस्पोरेंजियम नियर सर्कुलर इन आउटलाइन इन ट्रांसफर सेक्शन। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको बताए थे, ओके। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको बताए थे ना, कुछ एंथर के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज योर एंथर, दिस इज योर एंथर एंड इसके अंदर ये क्या है, दिस इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सर्कुलर, जब आपने इसको ट्रांसवर्सली कट किया ना तो आपको कैसा दिखाई देता है, ये आपको आउटलाइन में सर्कुलर दिखाई देता है। तो ये होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक।
उसके बाद है मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं। कॉकरोच के अंदर बात की गई है। मेल जो आपके पास मेल गोनेपोफाइसिस होते हैं जो जेनाइटल बेसिकली कपलेशन के टाइम पे काम करते हैं। राइट फेलोमियर हो गया, लेफ्ट फेलोमियर हो गया, डॉर्सल फेलोमियर हो गया, वेंट्रल फेलोमियर हो गया, बेसिकली वेंट्रल होता है। तो वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज़ कम्प्लीटली टू रट्टाफिकेशन। आपको उसको कम्प्लीटली रट्टाफाई करना है और वो याद रखना है आपको। मैं आपको चैप्टर के नाम बताती चलूँगी लेकिन आपको भी याद रखने हैं सारे के सारे। ठीक, तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ये एक ऐसा नोमेनक्लेचर की कमेटी है जो आपके प्लांट्स जितने भी होंगे उनका नाम डिसाइड करेगी। ICZN बेसिकली इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स होंगे उनका नामकरण जब देना होगा तो वो कौन देगा, ICZN। उसके बाद NBRI बेसिकली नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लांट से रिलेटेड है, लखनऊ के अंदर है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इसने क्या बनाया था, इसने बनाई थी सहेली पिल जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन स्टेरॉयडल है। सहेली वंस अ वीक पिल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, IBG बेसिकली क्या है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हावड़ा में है, कलकत्ता के अंदर है। PSTD क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। जो आलू होते हैं उनके अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ हो जाती है, इसका नाम है PSTD। PPLO क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका एक मेंबर क्या है, माइकोप्लाज्मा। बट इन योर सिलेबस PPLO एंड माइकोप्लाज्मा आर सेम, जो विदाउट सेल वॉल होते हैं एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। S क्या है, बेसिकली जब आप एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ते हो बायो मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर देर इज़ अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सबस्ट्रेट, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, S से डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद हो तो Km एक वैल्यू होती है जिसको हम माइकेलियस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। वो क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट होता है जो कब होता है, जब आप हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, जो V मैक्स होती है आपकी किसी भी एंजाइम, कोई भी एंजाइम क्या करता है, कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है यानी उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो जब एक ऐसी कंडीशन आती है जब V मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद आप उस वेलोसिटी को नहीं इंक्रीज़ कर सकते चाहे आप कितने ही एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो होता क्या है, जब हाफ उस मैक्सिमम वेलोसिटी का जब हाफ होता है, जैसे सपोज आपके पास 8 एंजाइम थे और आपने 2 सबस्ट्रेट ऐड किए तो 2 एंजाइम फिल हो गए, फिर आपने 3 सबस्ट्रेट ऐड किए, फिर 4 सबस्ट्रेट ऐड किए, तो वो एंजाइम फिल होते चले गए। ऐसे करते करते आपने 8 ऐड कर दिए, 8 ऐड करे, जब 4 ऐड करे थे तो वेलोसिटी क्या हो गई थी, मैक्सिमम की हाफ हो गई थी क्योंकि आपके पास 8 एंजाइम थे। जब आपने 8 सबस्ट्रेट ऐड किए तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, 4 ऐड किए थे तो वेलोसिटी हाफ हो गई थी। इसका मतलब जो 4 है, जो कंसंट्रेशन है आपके सबस्ट्रेट की, जो मैक्सिमम का हाफ वेलोसिटी को अचीव कर पा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं। हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी वी कैन ऑब्टेन्ड इज नोन एज द माइकेलियस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज नोन एज S। RRC क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि आपके पास हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जो आपके कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को, एक्सपायरेशन को। इसमें 2 बेसिकली ग्रुप भी होते हैं, डॉर्सल वेंट्रल ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, रिदम सेंटर होता है ये। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपका नेफ्रॉन वाले चैप्टर से रिलेटेड है कि आप फाइनली अपने नेफ्रॉन से कितना ज़्यादा ब्लड पास करवाते हो और फाइनली उसमें से फिल्ट्रेट कितना बन करके आता है, इसको हम बोलते हैं मिनट के अकॉर्डिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जिसको हम अगर डे के हिसाब से बोलें तो एक दिन में हमारे पास 180 लीटर दोनों किडनी से क्या आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लेकिन जिसका 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पास बचता है 1.8 लीटर, यानी पर डे हम 1.8 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, बिकॉज वी आर यूरियोटेलिक, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। JG इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। यहाँ पर आपके पास DCT जो होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो आपके ग्लोमेरुलस के जस्ट सामने आ जाएगी और यहाँ पे जो आपकी एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल हैं वो DCT की एपिथेलियल सेल के साथ मिलकर के कनेक्शन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इसमें मैकुला डेंसा भी इंक्लूड होती है, वो सेल्स इंक्लूड होती हैं। इनके आपस में जुड़ने से जो कॉम्बिनेशन बन कर के आता है उसको बोला जाता है JGA, और वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। रेनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पास बेसिकली ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है।
और रेनिन का अपोजिट, रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, विच इज़ एंटागनिस्टिक टू रास मैकेनिज्म, और वी कैन से विच इज़ एंटागनिस्टिक टू रेनिन। रेनिन के काम को वो रोक देती है। रेनिन जो है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है वाया रास मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक। उसके बाद आती है आपके पास, अभी मैंने बताया ANF। ANF क्या है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। रिलीज कहाँ से आता है, हार्ट से, हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होता है। एंड ये किसके अगेंस्ट होता है, एंटागनिस्टिक टू आपके पास रेनिन, रेनिन का एंटागनिस्टिक होता है। GnRH क्या होते हैं, दीज आर द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, जो काम करते हैं, जिनका टारगेट ऑर्गन होता है टेस्टिस और ओवरीज, उनके ऊपर काम करते हैं और उनसे फर्दर आपके हार्मोन रिलीज करवाते हैं। GH क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको आप सोमेटोट्रोफिन सेल्स के ऊपर ही काम करते हैं और ग्रोथ में काम करवाते हैं। अगर सपोज ग्रोथ नहीं हो पा रही है या GH कम हो जाए तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो हम उसको गिगैनेटिज्म बोलना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उसको बोल देते हैं एक्रोमेगाली हो गया है। अगर अनइक्वल अमाउंट में प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो गया है हाथ का, पाँव का, तो हम उसको एक्रोमेगाली बोलना शुरू कर देते हैं। अगर छोटे रह गए हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ी है, स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, तो हम उसको डॉर्फिज्म बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। देन देर इज़ अनदर हार्मोन विच इज़ योर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन होता है जो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। TSH इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये थायरोक्सिन को रिलीज़ करता है। थायरोक्सिन इज़ बेसिकली आपके पास T4 हार्मोन होता है। T3 या T4 दो फॉर्म होती हैं इसकी, टेट्राआइडोथायरोनिन या ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राईआइडोथायरोनिन मोर पोटेंट होता है, टेट्राआइडोथायरोनिन मोस्ट कॉमन होता है। एंड आयोडीन की प्रेजेंस में ये आपके पास टायरोसिन से क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं थायरोक्सिन में। ACTH क्या होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। जो आपकी किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, ध्यान से सुनते जाओ। एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाकर के कौन से हार्मोन काम करते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। MSH क्या होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपके पास जो पिट्यूटरी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है उसकी लोब, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ऊपर ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल या फिर इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही मिक्स हो चुका है। इस लोब से आपके पास एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपकी बॉडी के पिगमेंट को कंट्रोल करता है। देन आता है ADH। ADH इज बेसिकली आपके पास क्या है, ADH इज योर एंटी डायायूरेटिक हार्मोन, या फिर हम इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। ये एक ऐसा हार्मोन है, एक तो ये वाला और इसके साथ में एक और होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो कहाँ से रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक तो होता है ADH और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी बोला जाता है, मिल्क इजेक्शन फैक्टर भी बोला जाता है। एंड ADH एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को निकलने से रोकता है। एंटी डायायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेटिक का मतलब होता है आपके लिक्विड अमाउंट को, तो लिक्विड अमाउंट को रोकता है, लिक्विड अमाउंट को वापस रीअब्जॉर्ब करवाता है, उसको हम बोलते हैं एंटी डायायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। T3 मैंने आपको बता दिया, ट्राईआइडोथायरोनिन। T4 टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन बोला जाता है। ये दोनों कहाँ से रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल मेटाबॉलिक को रेट को कंट्रोल करते हैं, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर वो डिस्टर्बेंस हो जाए, या फिर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, या मतलब बहुत पतले हो जाते हो आप। PTH क्या है, दिस इज योर पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पूरा मैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको सारी ग्लैंड के साथ समझाऊंगी। PTH बेसिकली क्या है, ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड से आता है। थायरॉयड एक बड़ी ग्लैंड है एंड इस थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल साइड पे, यानी बैक यानी एक अपोजिट टू वेंट्रल साइड पे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड उनसे हार्मोन आता है PTH, जो किसके लेवल को कंट्रोल करता है, कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करके रखता है।
कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है। CCK क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, डाइजेशन वाले चैप्टर में आपके पास ये आता है। गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है एंड इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन को एल्केलाइन बनाना होता है एंड गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा के बाइल जूस को सिक्रेट करवाना होता है। GIP इज बेसिकली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये ऐसा हार्मोन होता है जो आपके पास स्टमक के ऊपर काम करता है एंड स्टमक की पैरास्टालिटिक मूवमेंट को कम कर देता है, चर्निंग मूवमेंट को कम कर देता है। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक, उसके बाद आती है प्लांट से रिलेटेड अगर हम देखें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखो प्लांट के अंदर जो लीफ है, सपोज दिस इज योर लीफ, ओके ग्रीन से बनाते हैं ना, लीफ है तो ग्रीन से बनाएंगे। रुको, गिव मी 1 सेकेंड। चलिए देखो इसमें होता क्या है, ग्रीन हमारे पास है ही नहीं बच्चों, हमारे पास ग्रीन ही नहीं है। रुको रुको, मैं ग्रीन लेके आती हूँ आपके लिए। ये वाला ग्रीन लेते हैं ना, डार्क वाला। देखो LHC क्या होता है, बेसिकली सपोज कर लो ये आपकी एक लीफ थी एंड इस लीफ में आपको पता है मीजोफिल सेल होंगी, है ना, मीजोफिल सेल्स होती हैं। तो इनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल वगैरह रहता है, तो इसके अंदर पिगमेंट रहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट रहते हैं। सपोज ये क्लोरोफिल पिगमेंट है इसके अंदर। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, दिस इज योर क्लोरोफिल ए। मैं इसको अलग से बताती हूँ। ये सपोज कर लो तुम्हारा क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए। ठीक, इसके सराउंड में आपको और भी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इसके सराउंड में आपको क्लोरोफिल बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे एंड इसके सराउंड में आपको कैरेटिनॉइड्स मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। येलो हो गया, ग्रीन, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्राउन हो गया। तो इस तरीके के कैरेटिनॉइड के पिगमेंट मिल जाएंगे। ये क्यों होते हैं कि जब आपके पास लाइट जो आती है वो लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पर ना पड़े और उसको ब्रेक डाउन ना कर दे, इसीलिए लाइट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट। ये ज़्यादा क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनकी वजह से क्लोरोफिल ए जो है प्रोटेक्टिव रहता है एंड फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में इन्वॉल्व होता है। PGA क्या होता है, PGA इज योर फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है एंड 3 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से ये आपका C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट भी माना जाता है, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज बेसिकली 4 कार्बन कंपाउंड। PGA 3 कार्बन कंपाउंड था, दिस इज C3 साइकिल 3 कार्बन। ऑक्सैलो एसिटिक इज 4 कार्बन कंपाउंड। रुबिस्को क्या है, ये C4 साइकिल का मेन कंपोनेंट होता है। रुबिस्को क्या है, दिस इज राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, एक 5 कार्बन का एक एंजाइम होता है और ये ऐसा एंजाइम है जो कि मोस्ट अबंडेंट है बायोस्फीयर के अंदर, मोस्ट अबंडेंट इन, प्रोटीन बोल सकते हो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। मेरी स्पेलिंग बच्चों गलत होने लग गई है, आप मुझे बिल्कुल नहीं बताते हो, है ना। तो ये क्या है, दिस इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, प्रोटीन इन बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारा रुबिस्को। रुबिस्को के अंदर अगर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की एक्टिविटी है, मतलब ये कार्बन को भी कैच करता है, CO2 को भी लेता है और ये ऑक्सीजन को भी लेता है। डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में ज़्यादा क्या है। अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, अगर CO2 O2 ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा O2 को कैप्चर करेगा। ठीक, उसके बाद आती है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, विच इज़ अ कोएंजाइम, जो आपके पास कोफैक्टर की तरह काम करता है और ये कोफैक्टर की तरह काम करेगा और ये कोएंजाइम बनवाता है। होलो एंजाइम आपका एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम मिलकर, ये कोएंजाइम है जो कोफैक्टर, बेसिकली आपके पास क्या होता है, कोफैक्टर प्लस आपका जो मेन एपो एंजाइम है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं। तो कोफैक्टर में कोएंजाइम आपके पास क्या आते हैं, एडेनिन नैड हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। COA का क्या मतलब है, कोएंजाइम A, ये जब आपका क्रैब साइकिल में एंट्री करती है आपकी ग्लाइकोलिसिस और बीच में एक रिएक्शन आती है, तो उस रिएक्शन का एक लिंक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं, उसका एक पार्ट होता है कोएंजाइम A। TCA इज बेसिकली योर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, और वी कैन ऑल्सो से इट कार्बन
क्रैब साइकिल। मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, याद करना और ये सब चीज़ें होती क्या हैं ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं चैप्टर करवाऊंगी। ETS क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यानी कि इसमें आप रेस्पायरेशन से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ETC प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन हो गया, एनिमल के अंदर रेस्पायरेशन हो गया, उससे रिलेटेड है। और किसके अंदर होती है? ये सिर्फ एरोबिक रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, एनारोबिक में इन्वॉल्व नहीं है, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए इन्वॉल्व है। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, एंड उनके थ्रू क्या बनता है? सबस्ट्रेट एंट्री करता है या तो NADH2 या फिर एंट्री करता है FADH2, और उसी अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो इनसे आते हैं, हाइड्रोजन जो इनसे आते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चेन की फॉर्म में मूव करते रहते हैं, एंड फाइनली उनसे हमारे पास फॉर्मेशन होता है ATP का, दैट इज अ एनर्जी करेंसी। तो ATP को बनाना ही हमारा मेन काम होता है ATP को बनाना ही हमारा मेन काम होता है। किसके थ्रू होता है? ये होता है बच्चों, रुको ओके ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ETC के बाद RQ क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट मतलब होता है कि आपने कितनी ऑक्सीजन को, कितनी CO2 को इवोल्व किया, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करके ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी कोशेंट, जो अलग अलग रहता है सबके लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए मोर देन 1 रह सकता है, प्रोटीन के लिए लेस देन 1 रहता है। PGR बेसिकली द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर हम इसको हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसमें 5 हार्मोन आते हैं आपके पास, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रालिक एसिड, इथाइलिन, और एक आता है इसमें एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 हार्मोन रहते हैं। NA क्या है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड है, जो आपका एक नेचुरल दिस इज योर नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन का एक डेरिवेटिव है, या ऑक्सिन हार्मोन की एग्जांपल है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड दिस इज 2,4-D इज योर सिंथेटिक ऑक्सिन, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। GA3 क्या है? जिब्रालिक एसिड है। जिब्रालिक, ये प्लांट ग्रोथ में सब पढ़ाऊंगी। जिब्रालिक एसिड है। जिब्रालिक एसिड बेसिकली क्या करता है? जिब्रालिक एसिड जो होता है ना, जिब्रालिक एसिड आपकी इंटरनोडल ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड इसके बहुत सारे अब तक हमने फंगस से हमें मिला था, फ्यूजिकोराई फंगस से ये मिला था जापान के कुरोसावा में। कुरोसावा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। एंड GA3 जिब्रालिक एसिड की बहुत सारी फॉर्म प्रेजेंट हैं, 100 फॉर्म के अराउंड हमें जिब्रालिक एसिड मिल चुके हैं, बट उसमें से GA3 इज़ मोस्ट कॉमन। PMC क्या होती हैं? पॉलन मदर सेल्स होती हैं। ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें म्योसिस होती है और बाद में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। मैंने एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम बताए थे वहाँ पे ये बनता है। इसी तरह मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती हैं? जो ओव्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर, ओव्यूल, जिससे बाद में सीड बनता है, तो वही ओव्यूल जो है बेसिकली, इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, जिनमें बाद में बहुत मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? सक्सेसिव माइटोसिस और म्योसिस होती है, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। पैन क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फीमेल के एक मेल गैमेट के साथ जुड़ जाते हैं तो 3N की कंडीशन बनती है, जिसको हम ट्रिप्लॉइड बोल सकते हैं। 3N कंडीशन बनती है, एंड वही बनाती है आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो सिर्फ ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर ही काम आता है, डिलीवरी के टाइम पर ही प्रेगनेंसी के टाइम पे ही काम आता है, ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर नहीं होता। एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ही होता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक किया जाता है। HPL इज ऑल्सो अगेन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो प्रोलैक्टिन बनवाता है और मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाता है। RCH इज़ अ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट किए गए हैं, जिनके थ्रू मदर की और बच्चे की, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उनको अवेयर किया जा सके कि उनकी कैसे हेल्थ को मेंटेन करना है। STD are basically sexually transmitted disease. These are the disease which can spread via semen transfer, via blood transfusion. ये इस तरीके की ऐसे डिजीज़ होती हैं, लेकिन हैंड शेक करने से या किसी के साथ खाने से ये सब डिजीज़ नहीं फैलती हैं। इनके एग्जाम्पल में आप हेपेटाइटिस ले सकते हो, आप इसमें एड्स ले सकते हो। कैंसर इज़ नॉट अ STD। क्लियर। VD क्या है? अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को आप VD भी बोलते हो, वेनरल डिजीज़ भी बोला जाता है। RTI बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपको
जिसकी वजह से स्टिल बर्थ जैसी कंडीशन हो सकती है, मतलब जो बेबी बॉर्न होगा वो डेड बेबी बॉर्न होगा, इसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ कंडीशन। या फिर इसमें पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होते हैं, जब आपके मेल या फीमेल के वेजाइनल एरिया, फीमेल के वेजाइनल एरिया या मेल के जो पिनाइल एरिया होता है वहाँ पर किसी तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और इन्फेक्शन। ये सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हैं। WHO इज़ बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस प्रेजेंट है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। एंड ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करता है कि कौन सी वैक्सीन को मार्केट में उतारना है, कौन से डिजीज़ को पेंडेमिक बताना है। जैसे अभी कोरोना जो हुआ था पेंडेमिक डिजीज़, इसी ने उसको क्या किया था, बताया था। MMR क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब माता और मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, रेट मतलब दर। यानी कि जब बेबी को जन्म देते हैं उस टाइम पर बहुत सारी मदर जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, जो कि आज के टाइम में कम हो गया है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। अगर बेबी का बर्थ हो गया लेकिन वो मर जाता है उसके तुरंत बाद या कुछ टाइम बाद, तो हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो भी न्यूबॉर्न है उसकी डेथ हो जाना। OCP इज़ बेसिकली द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दीज आर द पिल्स विच आर इनटेक बाय माउथ, इनको हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। फॉर एग्जाम्पल सहेली इज़ वन ऑफ द ड्रग जो कि आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। उसके अलावा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज, दीज आर द डिवाइसेज विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडियन फीमेल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल का फर्स्ट मेथड जो इंडिया में यूज़ किया जाता है दैट इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यूट्रस के अंदर कॉपर से बनी हुई चीज़ों को इंसर्ट करवाया जाता है ताकि वो धीरे धीरे ऐसे कॉपर अमाउंट को रिलीज़ करती रहें, जिसकी वजह से जो स्पर्म एंट्री करते हैं उनकी मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ किया जा सके, उनकी फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ किया जा सके और फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। ये इफेक्टिव होते हैं करीबन 5 ईयर तक। उसके बाद आती है MTP इज़ बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू सम रीज़न। अगर जो मदर है दैट शी इज़ अनेबल टू अनेबल टू केयर अ चाइल्ड, अपने बच्चे की वो चाइल्ड केयर करने में अनेबल है, मे बी देर इज़ सम मेंटल इशू, देर इज़ अनदर इशू, एंड जो बच्चा है अगर ड्यू टू सम रीज़न उस बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो आफ्टर चेकिंग ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है कि जो फीमेल होगी वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टर्मिनेट करवा सकती है प्रेगनेंसी को। दैट इज़ नॉट द अबॉर्शन, दैट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 1971 में इसको इंडिया में लीगलाइज किया गया था। ART इज़ बेसिकली द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये बहुत सारी टर्म्स हैं, तो एक काम करते हैं, ART से मैं आपको कल बताऊंगी। आगे की जितनी भी टर्म्स हमारी रहेंगी इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। अभी बहुत बड़ा चैप्टर ये पढ़ा है एक्चुअली जस्ट, तो मैंने आपको कहा भी था पूरी बायो आपकी कवर हो जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।